हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे बिहार दरोगा पीटी जो कि 2021 एग्जाम्स के लिए जो प्रैक्टिस सेट हम लोग चला रहे हैं उस प्रैक्टिस सेट में आज आगे बढ़ते हुए आज हम लोग देखेंगे सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 10। इससे पहले ऑलरेडी 1 to 9 अपलोडेड है, अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि लंबाई की न्यूनतम इकाई है। तो लंबाई की जो न्यूनतम इकाई देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं ऑप्शंस की तो माइक्रोन की अगर बात करते हैं तो 1 माइक्रोन के बराबर होता है 10⁻6 मीटर। वहीं अगर हम लोग एंगस्ट्रम की बात करते हैं तो 1 एंगस्ट्रम के बराबर होता है 10⁻−10 मीटर। नैनोमीटर की अगर बात करते हैं तो नैनोमीटर में होता है 10⁻9 मीटर। और फर्मी मीटर की अगर बात करते हैं तो ये होता है 10⁻−15 मीटर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, फर्मी मीटर। नेक्स्ट है हमारा कि ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है। तो ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला जो यंत्र है वो है ऑडियोमीटर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑडियोमीटर। वहीं अगर हम लोग एनीमोमीटर की बात करते हैं तो एनीमोमीटर जो है इसके द्वारा वायु के वेग की माप की जाती है। वहीं अगर हम लोग ऑडियोफोन की बात करते हैं तो ऑडियोफोन जो है वो दोष मुक्त श्रवण शक्ति में सुधार लाने के लिए प्रयोग किए जाने वाला यंत्र है। और अगर क्रोनोमीटर की अगर बात करते हैं तो यह एक ऐसा उपकरण है जो तापमान, आर्द्रता, वायुदाब आदि में परिवर्तन होने पर भी समय का पूर्ण परिशुद्धता के साथ मापन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन का प्रिंट आया नहीं है सही से। ये क्वेश्चन कह रहा है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। तो कह रहा है कि संवेग और वेग के अनुपात में, तो संवेग बराबर आप लोग पढ़े होंगे कि होता है द्रव्यमान इंटू में वेग, और अपॉन में वेग के अनुपात में पूछ रहा है तो वेग और वेग जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा द्रव्यमान। यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुओं जो है वो पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है। तो ये किसने बताया था? ब्रह्मगुप्त ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मगुप्त की अगर बात करते हैं तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में था। और ये जो था वो गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे जिन्होंने ब्रह्म सिद्धांत की भी रचना किया था। वहीं अगर हम लोग और ऑप्शंस की अगर बात करते हैं, बारहमिहिर की अगर बात करते हैं तो यह भी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में थे और इनकी एक पुस्तक है पंच सिद्धांतिका और बृहद संहिता। वहीं अगर हम लोग आर्यभट्ट की बात करते हैं तो ये भी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में थे और इनकी एक पुस्तक है आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांतिका। और यह जो है वो सर्वप्रथम बताए थे कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है। नेक्स्ट है हमारा कि जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो इसके आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, जब कोई वायु का जो बुलबुला है वो झील की तली से उठकर ऊपर की ओर आने लगता है तो तली की अपेक्षा ऊपर की ओर से दाब घटने लगता है। और इसके कारण होता क्या है कि वायु के बुलबुले का आयतन बढ़ जाता है जिससे आकार बढ़ जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बढ़ेगा। नेक्स्ट हमारा कि दाढ़ी बनाने के लिए उपयोग में लिया जाने वाला दर्पण जो है वो निम्न में से कौन है। तो दाढ़ी बनाने के लिए उपयोग में लिया जाता है अवतल दर्पण को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण जो के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण के सामने एवं बड़ा बनता है और इसी के कारण जो इसका उपयोग है वो दाढ़ी और बाल बनाने वाले शीशों के रूप में किया जाता है। वहीं अगर हम लोग और ऑप्शंस की बात करते हैं, अगर समतल दर्पण की बात करते हैं तो समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वो वस्तु के बराबर सीधा और आभासी होता है। और इस समतल दर्पण में पूरा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पण की जो लंबाई है वो वस्तु की आधी होनी चाहिए। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं उत्तल दर्पण की, तो उत्तल दर्पण से याद रखिएगा, उत्तल दर्पण में प्रत्येक दशा में जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के पीछे और वस्तु से छोटा बनता है और सीधा और आभासी बनता है। उत्तल दर्पण का जो प्रयोग है वो साइड मिरर, सोडियम परावर्तक लैंप में किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा एक रडार जो शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाता है निम्न में से किस तरंग का प्रयोग करता है। तो देखिए, रडार एक ऐसी प्रणाली है जिसके द्वारा विद्युत चुंबकीय तरंगों जो है वो विशेषतः रेडियो तरंगों की सहायता से अस्थिर एवं गतिमान दोनों प्रकार की वस्तुओं की रेंज, ऊंचाई, दिशा, गति ये सब का पता लगा सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रेडियो तरंग। वहीं अगर हम लोग रडार की बात करते हैं तो रडार का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। रडार का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ध्वनि तरंग से एक चीज़ याद रखिएगा कि ध्वनि तरंग जो है वो अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग होती है। वहीं अगर हम लोग प्रसर्व तरंग की अगर बात करते हैं तो प्रसर्व तरंग से याद रखिएगा 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की आवृत्ति वाले तरंगों को प्रसर्व तरंग कहा जाता है। और इसका उपयोग जो है वो संकेत भेजने में, समुद्र की गहराई मापने में, वायुयान तथा घड़ियों के पुर्जे साफ करने इत्यादि में किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रभावित होती है यदि वो, आप लोग एक पढ़े होंगे ओम का नियम। ओम का नियम ये कहता है कि विभव जो है वो धारा के समानुपाती होता है और यदि विभव समान होगा तो धारा भी समान होगी और इस स्थिति में धारा प्रभावित नहीं होगी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, समान विभव पर।
नेक्स्ट हमारा कि सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करने के लिए कह रहा है। पहला है सेफ्टी लैम्प, तो सेफ्टी लैम्प एक साइड इनके मतलब खोजकर्ता का नाम दिया हुआ है, तो सेफ्टी लैम्प का खोजकर्ता था डेबी। उसके बाद है दिया हुआ रेडियो, तो रेडियो के खोजकर्ता थे मार्कोनी। उसके बाद दिया हुआ एक्स किरणें के खोजकर्ता है रोएंटजन। और फिर दिया हुआ ट्रांजिस्टर, तो ट्रांजिस्टर के खोजकर्ता है जॉन बॉर्डीन। नेक्स्ट है हमारा कि एक ही प्रकार के परमाणु निम्न में से किस में मिलते हैं, तो एक ही प्रकार के जो परमाणु है वो प्राकृतिक तत्व में मिलते हैं, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्राकृतिक तत्व। वहीं अगर हम लोग यौगिक और मिश्रण की बात करते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि वह पदार्थ जो रासायनिक रूप से 2 या 2 से अधिक तत्वों का एक निश्चित अनुपात में मिलने से बनते हैं उसको यौगिक कहा जाता है, जैसे कि एज फॉर एग्जाम्पल वाटर। और मिश्रण की अगर बात करते हैं तो वह पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्वों या यौगिकों को किसी भी अनुपात में मिलाने से बनता है, जैसे कि हवा। नेक्स्ट हमारा कि जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है, तो जल अपघटन की अगर बात करते हैं तो जल अपघटन वह प्रतिक्रिया है जिसमें लवण के आयन और जल के आयन या अणु परस्पर संयोग करके अम्लीय या क्षारीय घोल बनाते हैं और इसमें जो ऊर्जा है वो ऊष्मा के रूप में निकलती है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऊष्मा के रूप में। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ है जो बहुत कठोर और बहुत तन्य है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, नाइक्रोम। नाइक्रोम जो है वो अभंगुर होने के कारण कठोर और उच्च गलनांक के कारण तन्य धातु है। इसका जो उपयोग है वो हीटर के तार में किया जाता है। अगर यहीं पे टंगस्टन की बात करते हैं तो टंगस्टन से याद रखिएगा, टंगस्टन का जो गलनांक बिंदु है वो अधिक है, यह तन्य धातु है लेकिन कठोर नहीं है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं कास्ट आयरन की, तो कास्ट आयरन से आप लोगों को पता होगा ढलवा लोहा से कि यह निम्न किस्म का लोहा होता है और इसमें कार्बन जो है वो 2.1% से लेकर 4% तक होता है। और वहीं अगर हम लोग कार्बोड्रम की बात करते हैं तो यह जो है वो सिलिकॉन कार्बाइड को कहते हैं। नेक्स्ट हमारा कि अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल निम्न में से किस विधि के द्वारा तैयार किया जाता है, तो ये किस विधि के द्वारा किया जाता है, निर्लवणीकरण विधि के द्वारा, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करने के लिए कह रहा है और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनने कह रहा है। कास्टिक सोडा की अगर बात करते हैं तो कास्टिक सोडा जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मैच करेगा और इसका फार्मूला होता है Na2CO3, इसको धोबन सोडा के नाम से भी जाना जाता है। वही अगर हम लोग हाइपो की बात करते हैं तो हाइपो जो है वो सोडियम थायोसल्फेट के साथ मैच करेगा। इसका केमिकल नेम होता है Na2S2O3, इसका उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। नीला थोथा की अगर बात करते हैं तो ये कॉपर सल्फेट के साथ मैच करेगा। CuSO4 × 5H2O, इसका जो उपयोग है वो रंग और कीटाणुनाशक में किया जाता है। बेकिंग सोडा की अगर बात करते हैं तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3 के साथ में मैच करेगा और इसको खाने वाले सोडा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक का उपयोग बुलेट प्रूफ बस बनाने में किया जाता है, तो बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में उपयोग किया जाता है पॉलीएमाइड का, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पॉलीएमाइड। वहीं अगर हम लोग टेफ्लॉन की बात करते हैं तो टेफ्लॉन से हम लोग नॉन स्टिक बर्तन यानी बिना चिपकने वाले बर्तन बनाने में उपयोग करते हैं। और बेकेलाइट की अगर बात करते हैं तो इसका उपयोग जो है वो रेडियो, टीवी के बाहरी भाग या बाल्टी इत्यादि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि जेनेटिक्स निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है, तो जेनेटिक्स की अगर बात करते हैं तो यह अनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन है। अगर हम लोग यहीं पे और ऑप्शंस की बात करते हैं, मेंडल के नियम की अगर हम लोग बात करते हैं तो अनुवांशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी संरक्षण की विधियों और कारणों के अध्ययन को अनुवांशिकी कहते हैं और इसे सबसे पहले मेंडल ने ही समझाया था और इसी के कारण मेंडल को अनुवांशिकता का पिता भी कहा जाता है। अगर हम लोग बात जैव विकास की करते हैं तो निम्न कोटि के जीवों से क्रमिक परिवर्तन द्वारा अधिकाधिक जीवों की उत्पत्ति ही जैव विकास कहलाता है। और अगर हम बात डीएनए संरचना की करते हैं तो याद रखिएगा डीएनए का जो अधिकांश भाग होता है वो केंद्रक में होता है और कुछ मात्रा जो है इसका माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक में भी पाया जाता है। यह जो है वो सभी अनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करती है और जीन जो है वो इसकी इकाई होती है। नेक्स्ट हमारा एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना निम्न में से किसने किया था, तो एक जीन एक एंजाइम की जो परिकल्पना है वो बीडल और टैटम के द्वारा किया गया था, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं डार्विन की, तो डार्विन से याद रखिएगा विकास का सिद्धांत जो है वो डार्विन के द्वारा दिया गया था और हुगो डी ब्रिज से याद रखिएगा उत्परिवर्तन का जो सिद्धांत है वो हुगो डी ब्रिज के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट हमारा कि पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है, तो पौधे के तने भाग से हल्दी प्राप्त होती है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तना। अगर हम लोग बात करते हैं जड़ की, तो जड़ में कौन कौन है,
तो जड़ में याद रखिएगा गाजर, मूली, सलजम, चुकंदर, ये सब जो है इसका जड़ है। पुष्प की अगर बात करते हैं तो पुष्प से याद रखिएगा ये पौधे का जनन अंग होता है। और फल की अगर बात करते हैं तो फल से याद रखिएगा कि फल का जो निर्माण है वो अंडाशय से होता है। नेक्स्ट हमारा कि मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है। तो देखिए मानव शरीर की अगर हम लोग बात करते हैं तो मुख्य रूप से 6 तत्व पाए जाते हैं, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस, जिसमें सबसे अधिक तत्व होता है ऑक्सीजन जो कि लगभग 65% होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन। नेक्स्ट हमारा कौन से परिवर्तन में ट्रिप्सिन एंजाइम जो है वो उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो ट्रिप्सिन नामक जो एंजाइम है इसका जो स्राव है वो पैनक्रियाज के द्वारा किया जाता है, जो कि प्रोटीन को अमीनो अम्ल में परिवर्तन करने के लिए उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में। नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा विटामिन जो है वो स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायता करता है। तो ये करता है पायरिडॉक्सिन यानी विटामिन B6। विटामिन B6 का केमिकल नेम है पायरिडॉक्सिन। और इसी के ये जो विटामिन B6 है ये स्वप्नों को याद रखने में मददगार साबित होता है। एक चीज़ अगर बात हम लोग करते हैं और ऑप्शंस की, विटामिन ए की अगर बात करते हैं तो विटामिन ए का केमिकल नेम होता है रेटिनॉल, इसके कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन सी का केमिकल नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, इसकी कमी से स्कर्वी, मसूड़ों का फूलना। और विटामिन डी की अगर बात करते हैं तो इसका केमिकल नेम होता है कैल्सीफेरॉल और इसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है। नेक्स्ट हमारा कि मानव रक्त की श्यानता का कारण क्या है। तो मानव रक्त की अगर हम लोग श्यानता की अगर बात करते हैं तो इसका कारण जो है वो है रक्त में उपस्थित प्रोटीन की मात्रा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रक्त में प्रोटीन। मानव शरीर में रक्त की जो मात्रा है वो शरीर के भार का लगभग 7% होता है। और रक्त में एक क्षारीय विलयन, रक्त जो है वो एक क्षारीय विलयन है जिसका पीएच मान जो है वो 7.4 होता है। नेक्स्ट हमारा कि मानव गुर्दे में पथरी निम्न में से किसकी वजह से बनती है। तो मानव गुर्दे में जो पथरी है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट यानी CaC2O4 के कारण बनती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम ऑक्जेलेट। नेक्स्ट हमारा कि कौन सी ग्रंथि जो है वो दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटॉक्सिन का स्रावन करती है। तो ये कौन सा करता है, ये पीयूष ग्रंथि। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि से आप लोगों को पता होगा कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, क्योंकि यह जो है वो शरीर के समस्त अंतर्स्रावी ग्रंथियों का संचालन करता है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं थायराइड ग्रंथि की, तो यह मनुष्य के गले में ट्रैकिया के पास दोनों ओर होता है और इसमें थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है जो कि आयोडीन की मात्रा को नियंत्रित करता है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं एड्रिनल ग्रंथि की, तो इससे निकलने वाले हार्मोन को लड़ो और उडो हार्मोन भी कहते हैं। उत्तेजना के समय एड्रिनल हार्मोन जो है वो अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन निम्न में से किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है। तो पृथ्वी पर जो अधिकांश ऑक्सीजन है वो सबसे ज़्यादा शैवालों के द्वारा किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शैवालों से। पृथ्वी पर जो कुल प्रकाश संश्लेषण का लगभग 90% भाग जो है वो जलीय पौधे और शैवालों के द्वारा होता है। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा शैल समूह भारत में धात्विक खनिजों का प्रमुख स्रोत है। तो धारवाड़ समूह की जो चट्टानें हैं वो जो है वो मुख्य रूप से भारत में धात्विक खनिजों का प्रमुख स्रोत है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, धारवाड़ समूह। धारवाड़ समूह की जो चट्टानें हैं वो मुख्य रूप से कर्नाटक के 3 जिले धारवाड़, बेल्लारी और शिमोगा में पाई जाती है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं टर्सरी समूह की, तो यहाँ से याद रखिएगा अपरिष्कृत पेट्रोलियम इस युग के अपसादी शैलों में पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करने के लिए कह रहा है और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनने के लिए कह रहा है। एक साइड घास के मैदान दिए हुए हैं, दूसरे साइड देश के नाम दिए हुए हैं। पंपास की अगर बात करते हैं तो ये अर्जेंटीना के घास का मैदान है। पुस्टॉज की अगर बात करते हैं तो ये हंगरी का है। बेल्ट की अगर बात करते हैं तो ये दक्षिण अफ्रीका का है और डाउन्स जो है वो ऑस्ट्रेलिया के घास का मैदान है। नेक्स्ट हमारा कि जापान के निम्नलिखित 4 द्वीपों का उत्तर से दक्षिण सही अनुक्रम है। तो देखिए उत्तर से दक्षिण अगर सही अनुक्रम पूछेगा तब आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूसी। होन्शु द्वीप इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। होन्शु से याद रखिएगा, होन्शु जो है वो जापान का सबसे बड़ा द्वीप है और इंडोनेशिया के जावा द्वीप के बाद विश्व का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला भी द्वीप है। जापान की जो राजधानी है टोक्यो वो भी होन्शु द्वीप के पूर्व में ही स्थित है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 29, कह रहा मध्य प्रदेश का मलाज खंड निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन में देश में अग्रणी है। तो मध्य प्रदेश का जो मलाज खंड है वो तांबे के उत्पादन में अग्रणी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तांबा। तांबा की अगर बात करते हैं तो तांबा का सबसे बड़ा जो उत्पादक देश अगर पूछता है तब आपका आंसर हो जाएगा चिली और सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पूछता है तब आपका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश।
मध्य प्रदेश से एक और जगह का नाम याद रखिएगा, नेपानगर, जो कि अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं लौहयस्क और बॉक्साइट की, तो लौहयस्क और बॉक्साइट ये दोनों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो है उड़ीसा। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात संयंत्र लौहयस्क और कोयला क्षेत्र में ना होकर दोनों के लगभग मध्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जमशेदपुर। जमशेदपुर लौह संयंत्र जो है वो कोयले की प्राप्ति जो है इसकी झरिया के खानों से होता है, और लौहयस्क की प्राप्ति जो है वो मयूरभंज की खदानों से होता है। वहीं अगर हम लोग और ऑप्शंस की अगर बात करते हैं तो भद्रावती है कर्नाटक में, दुर्गापुर है पश्चिम बंगाल में, और बोकारो है झारखंड में। नेक्स्ट हमारा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है। तो 2011 के जनसंख्या के अनुसार जनगणना के अनुसार भारत की जो दशकीय वृद्धि दर है वो है 17.64%। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। वहीं 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जो कुल जनसंख्या है वो विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। एक चीज़ और याद रखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे सर्वाधिक साक्षर राज्य जो है वो है केरल, और न्यूनतम साक्षर राज्य जो है वो है बिहार। नेक्स्ट हमारा कि पृथ्वी की सतह से अंदर की ओर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस पर तापमान बढ़ता है। तो पृथ्वी के से नीचे अगर आप जाते हैं तो प्रति 32 मीटर की गहराई पर तापमान जो है वो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रति 32 मीटर। वहीं अगर हम लोग बात क्षोभ मंडल की करते हैं तो क्षोभ मंडल में तापमान की जो गिरावट है वो प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट हमारा, भारत के निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा जो है वो प्राचीनतम पर्वत है? तो प्राचीनतम पर्वत कौन है? अरावली। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अरावली। भारत का जो अरावली पर्वत है वो विश्व के सबसे पुराने बलिष्ठ पर्वतों में से गिना जाता है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो माउंट आबू के निकट गुरु शिखर है। वहीं अगर हम लोग हिमालय की बात करते हैं तो हिमालय से याद रखिएगा यह सबसे नवीन बलित मोरदार पर्वत है। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में स्थित है। वहीं अगर हम लोग विंध्यन की बात करते हैं तो विंध्यन जो है वो यह एक प्रकार का पठार है जो कि परतदार चट्टानों का बना हुआ है, और यह मुख्यतः झारखंड, यूपी, छत्तीसगढ़ राज्य में है, और यह जो है वो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। वहीं अगर हम लोग सतपुड़ा की बात करते हैं तो सतपुड़ा से याद रखिएगा यह मध्य प्रदेश राज्य में है, और यह ज्वालामुखी चट्टानों की बनी हुई होती है। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है जो कि धूपगढ़ी है, जो कि महादेव पर्वत पर स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है निम्न में से पाकयोंग विमानपत्तन कहाँ स्थित है? तो पाकयोंग विमानपत्तन जो है वो एक हरित भूमि विमानपत्तन है जो कि गैंगटोक सिक्किम के पास स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम। सिक्किम की अगर बात करते हैं तो यहाँ की राजधानी है गैंगटोक, यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है प्रेम सिंह तमांग, और यहाँ के गवर्नर हैं गंगा प्रसाद। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश जो है वो अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को पृथक करता है? तो ये करता है 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। वहीं 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश की अगर बात करते हैं तो ये मालदीव व मिनिकॉय के मध्य है, और 9 डिग्री उत्तरी अक्षांश की अगर बात करते हैं तो ये लक्षद्वीप व मिनिकॉय के मध्य है। नेक्स्ट है हमारा कि चीत पाबन निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रमुख जनजाति है? तो चीत पाबन जो है वो महाराष्ट्र की प्रमुख जनजाति है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की और भी कुछ जनजातियां याद रखिएगा, जैसे बार्ली, कोली, गोंड, बंजारा, ये सब जो है वो महाराष्ट्र की कुछ प्रमुख जनजातियां हैं। वहीं अगर हम लोग हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश से याद रखिएगा गुड्डी, कनौरा, लाहौरी, और मध्य प्रदेश की अगर बात करते हैं तो मध्य प्रदेश से याद रखिएगा भील, कोल, मुंडा, ये सब जो है वो मध्य प्रदेश की जनजातियां हैं। नेक्स्ट हमारा, अंडमान एवं निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है? तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर कोलकाता उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है, जिसकी सर्किट बेंच जो है वो पोर्ट ब्लेयर में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता। कलकत्ता उच्च न्यायालय की जो स्थापना है वो 1862 में हुई थी, और तत्काल में यहाँ के मुख्य न्यायाधीश का नाम है TBN राधाकृष्णन। वहीं अगर हम लोग आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है वो 2019 में बना है, जिसका मुख्यालय अमरावती में है। मद्रास उच्च न्यायालय की अगर बात करते हैं तो ये 1862 में, जो कि चेन्नई में है, इसका क्षेत्राधिकार तमिलनाडु और पुडुचेरी भी है। और उड़ीसा उच्च न्यायालय की अगर बात करते हैं तो ये 1948 में उड़ीसा में है। नेक्स्ट है हमारा कि जिला न्यायाधीश की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो जिला न्यायाधीश की जो नियुक्ति है वो अनुच्छेद 233 के अंतर्गत किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 233। और जिला न्यायाधीश जो होता है वो जिले के सभी न्यायिक अदालतों का पर्यवेक्षक और जिले का सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी भी होता है। नेक्स्ट हमारा ये भारत सरकार अधिनियम 1935 में
अंतर्दृष्टि अनुदेश पत्र को वर्ष 1950 में भारत के संविधान में किस रूप में समाविष्ट किया गया था? तो ये किस रूप में किया गया है? ये किया गया था राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व से याद रखिएगा, इसका विवरण जो है वो भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 के बीच में, और ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। वहीं और ऑप्शंस की बात करते हैं तो मूल अधिकार से याद रखिएगा, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है, भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 तक। इसे भारत का अधिकार पत्र भी कहा जाता है। इसमें संशोधन हो सकता है तथा राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर मौलिक अधिकार को भी स्थगित किया जा सकता है। वहीं अगर हम लोग राज्य की कार्यपालिका शक्ति की अगर बात करते हैं तो राज्य की कार्यपालिका जो है वो राज्यों में राज्यपाल जो होता है वो कार्यपालिका का प्रधान होता है, परंतु वास्तविक शक्ति जो है वो मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद में निहित होती है। नेक्स्ट हमारा कि संसदीय शासन व्यवस्था के कथन में निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार कीजिए और असत्य की पहचान कीजिए। यहाँ गलत कौन है ये बताना है। इस व्यवस्था में प्रधानमंत्री सरकार का वास्तविक प्रमुख होता है, बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री विधायिका में बहुमत दल का नेता होता है, ये भी बिल्कुल सही है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हमारा कि संसदीय शासन व्यवस्था को कनाडा के संविधान से लिया गया था, ये गलत है, क्योंकि संसदीय शासन व्यवस्था को ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। लेकिन अगर पूछ दे संघात्मक व्यवस्था, तब संघात्मक व्यवस्था को कनाडा के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी? तो ये हुआ था भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। देखिए, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति तो दी ही गई थी, साथ ही साथ अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की भी शुरुआत की गई थी। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं भारत परिषद अधिनियम 1861 की, तो इससे याद रखिएगा, इसके तहत गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधि को शामिल किया गया। विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई। अगर हम लोग बात करते हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1909 की, तो इससे याद रखिएगा, मुस्लिम के लिए पृथक निर्वाचन की घोषणा की गई। प्रांतीय विधान परिषद की सदस्य संख्या में वृद्धि हुई। भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद की नियुक्ति की गई। वहीं अगर हम लोग भारत परिषद अधिनियम 1935 की बात करते हैं, तो इसके तहत प्रांतों में द्वैत शासन का अंत किया गया। केंद्रों में द्वैत शासन की व्यवस्था स्थापना की गई और संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन जो है वो सुमेलित नहीं है? संघ संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू सुमेलित है। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के जो अध्यक्ष थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वहीं प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल सही है, और प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये भी सही है। नेक्स्ट हमारा संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान जो है वो किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक का प्रावधान है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची और प्रस्तावना की भाषा भी लिया गया है। वहीं अगर हम लोग संयुक्त बैठक की बात करते हैं तो इसका प्रावधान जो है वो अनुच्छेद 108 में है। बुलाता राष्ट्रपति है और अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। वहीं अगर हम लोग रूस की बात करते हैं तो रूस से याद रखिएगा मौलिक कर्तव्य लिया गया है। अमेरिका की अगर बात करते हैं तो अमेरिका से याद रखिएगा मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्वलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, राष्ट्रपति का पद, उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, ये सब जो है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। वहीं अगर हम लोग कनाडा की बात करते हैं तो कनाडा से याद रखिएगा संघात्मक विशेषता, अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास, राज्यपाल की नियुक्ति, संगमम राज्यों के बीच शक्ति विभाजन, ये सब जो है वो कनाडा के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से किसने पहली बार भारत के लिए संविधान सभा के सिद्धांत को स्वीकृत किया था? तो ये किया था अगस्त प्रस्ताव के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये बात कर रहा है वर्ष 1934 की, जब 1934 में पहली बार भारत के लिए एक संविधान सभा के निर्माण का विचार एम.एन. रॉय के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो इस मांग को ब्रिटिश सरकार द्वारा सिद्धांत स्वीकार कर लिया गया था, जिसे अगस्त प्रस्ताव के रूप में जाना जाता है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं क्रिप्स प्रस्ताव की, तो क्रिप्स प्रस्ताव से याद रखिएगा 1942 स्टीफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में। वहीं अगर हम लोग कैबिनेट मिशन की बात करते हैं तो कैबिनेट मिशन जो था वो 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा था। स्टीफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और ए.बी. अलेक्जेंडर इसके सदस्य थे, और इसका उद्देश्य जो था वो संविधान सभा का निर्माण करना था। वहीं अगर हम लोग साइमन कमीशन की बात करते हैं तो यह जो है वो 3 फरवरी 1928 को भारत आया था, और इसे व्हाइटमैन कमीशन के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि इसमें सभी जो लोग थे वो अंग्रेज थे, कोई भी भारतीय नहीं था। नेक्स्ट हमारा कि भारत के संविधान के निर्माताओं का मत जो है वो निम्नलिखित में से किस में प्रतिबिंबित होता है? तो निर्माताओं का जो मत है वो उद्देशिका में
प्रतिबिंबित होता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उद्देशिका। उद्देशिका से याद रखिएगा, संविधान की उद्देशिका को संविधान की कुंजी के नाम से भी जाना जाता है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं मूल अधिकार की, तो यह संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित है। इसे अमेरिका के संविधान से लिया गया है और अभी फिलहाल 6 प्रकार के अधिकार का वर्णन है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व की, तो इसका वर्णन है भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में, और ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और इसको न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। वहीं अगर बात हम लोग मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज की करते हैं, तो इसको सरदार सोन सिंह समिति के अनुशंसा पर संविधान के भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क के तहत 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था और वर्तमान में इसकी संख्या जो है वो 11 है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो देखिए यहाँ पूछ रहा है मौलिक अधिकार नहीं है, तो नागरिकता का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि आप पढ़े होंगे कि मूल अधिकारों का जो वर्णन है वो भाग 3 में है और अनुच्छेद 12 से 35 में है, और नागरिकता के अधिकार की अगर बात करते हैं तो नागरिकता का जो वर्णन है वो भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नागरिकता का अधिकार। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से किस याचिका या रीट का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? तो ये होता है परमादेश का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, परमादेश। देखिए परमादेश तब जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी जो है वो अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता है। न्यायालय ऐसे पदाधिकारियों को उसके कर्तव्य के पालन करने का आदेश जारी करता है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण की, तो यह उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जिसे लगता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। इसमें न्यायालय जो है वो बंदीकरण करने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि उस व्यक्ति को निश्चित समय तथा निश्चित स्थान पर उपस्थित करे। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं अधिकार परीक्षा की, तो अधिकार परीक्षा जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में उसे कार्य करने की वैधानिक अधिकार नहीं है, तो न्यायालय जो है वो उस व्यक्ति से पूछता है कि वह किस अधिकार से कार्य कर रहा है, और जब तक संतोषजनक उत्तर नहीं दिया जाता है तब तक वह कार्य नहीं कर सकता है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं उत्प्रेषण की, तो इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को यह निर्देश दिया जाता है कि वो अपने पास लंबित मुकदमों के न्याय निर्णय के लिए उसे वरिष्ठ न्यायालय को भेज दे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि तीव्रतम समावेशी विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था? तो तीव्रतम समावेशी विकास जो था वो 11वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 11वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था वो 2007 से लेकर 2012 तक था। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं 5वीं पंचवर्षीय योजना की, तो ये था 1974 से लेकर 1978 तक, और इसका उद्देश्य जो था वो गरीबी उन्मूलन था। प्रारंभ में जो विकास दर था वो 5.5% रखा गया था, फिर इसको 4.4% कर दिया गया था, और ये 4.8% वृद्धि दर प्राप्त हुआ था। वहीं अगर हम लोग 7वीं पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं, तो ये था 1985 से लेकर 1990 तक, और इसमें भोजन, काम और उत्पादन का नारा दिया गया था। और 12वीं पंचवर्षीय योजना की अगर बात करते हैं तो ये 2012 से लेकर 2017 तक था, और इसी योजना के बीच में समाप्त करके 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन कर दिया गया था। नेक्स्ट हमारा कि सर्व शिक्षा अभियान योजना के वित्तीय व्यवस्था हेतु केंद्र तथा राज्य सरकार का जो योगदान है वो किस अनुपात में होता है? तो देखिए सर्व शिक्षा अभियान से एक चीज़ याद रखिएगा, इस योजना को लागू किया गया था 2001 में, और इसमें केंद्र और राज्यों का जो शेयर होता है वो दोनों का आधा आधा होता है, मतलब 50-50 होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा कि नई आर्थिक नीति के 3 प्रमुख आयाम कौन है? नई आर्थिक नीति की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले तो ये याद रखिएगा कि भारत में जो नई आर्थिक नीति है वो 1991 में बीपी नरसिम्हा राव के शासनकाल में आई थी, 1991 में। और इस नीति के जो 3 प्रमुख आयाम है वो है निजीकरण, वैश्वीकरण और उदारीकरण। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। सॉरी। नेक्स्ट हमारा कि मुद्रा की दशमलव प्रणाली की शुरुआत भारत में कब की गई थी? तो देखिए यहाँ कह रहा है कि मुद्रा की दशमलव प्रणाली की शुरुआत भारत में कब की गई थी, तो ये कब किया गया था? ये किया गया था 1 अप्रैल 1957 को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 अप्रैल 1957 को। अब भारत में जो मौद्रिक नीति का निर्धारण है वो हमारे रिजर्व बैंक RBI के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट हमारा कि रंगराजन समिति का संबंध किससे है? रंगराजन समिति का जो संबंध है वो भुगतान संतुलन से है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भुगतान संतुलन। रंगराजन जी जो थे वो RBI के पूर्व गवर्नर रह चुके थे। नेक्स्ट है हमारा कि अगर और ऑप्शन की बात करते हैं तो राष्ट्रीय आय की अगर बात करते हैं तो राष्ट्रीय आय से याद रखिएगा महान लोबिस समिति। अप्रत्यक्ष कर की अगर बात करते हैं तो याद रखिएगा रेखी समिति। वित्तीय सुधार की अगर बात करते हैं तो याद रखिएगा नरसिम्हम समिति।
नेक्स्ट हमारा कि जीव मंडल आरक्षित परिक्षरण क्षेत्र है। तो जीव मंडल आरक्षित परिक्षरण क्षेत्र क्या है? आनुवांशिक विभिन्नता से संबंधित होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आनुवांशिक विभिन्नता से। इसमें जो है वो जीवों की आनुवांशिकता को बनाए रखने के लिए उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है निम्न रचित क्षेत्रों पर विचार कीजिए। देखिए बांदीपुर, मानस, भीतरकनिका और सुंदरबन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा केवल 1, 3 और 4, क्योंकि यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा बाघ आरक्षित क्षेत्र है। तो बांदीपुर, मानस और सुंदरबन ये सब जो है वो बाघ आरक्षित क्षेत्र है। लेकिन भीतरकनिका की अगर बात करते हैं तो भीतरकनिका जो है वो उड़ीसा राज्य में अवस्थित है और यह बड़े मुंह वाले मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है। तो इस क्वेश्चन का तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वहीं अगर हम लोग बांदीपुर की बात करते हैं तो बांदीपुर है कर्नाटक में, मानस है असम में और सुंदरबन है पश्चिम बंगाल में। और ये तीनों जो है वो प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आता है। प्रोजेक्ट टाइगर की अगर बात करते हैं तो राजस्थान के जोधपुर निवासी कैलाश सांखला के नेतृत्व में प्रथम बार इंदिरा गांधी ने प्रोजेक्ट टाइगर नामक कार्यक्रम जो था वो 1973 में शुरू किया था और कैलाश सांखला को ही टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा कि विश्व का प्रथम एयरपोर्ट कौन है जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित है? तो वो एयरपोर्ट कौन है? वो है केरल का कोची हवाई अड्डा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केरल का कोची हवाई अड्डा। नेक्स्ट है हमारा कि इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है तो इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो इको फ्रेंडली होता है, मतलब पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। नेक्स्ट हमारा कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन का जो मुख्यालय है वो जिनेवा में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिनेवा। जिनेवा से और याद रखिएगा रेड क्रॉस, WTO, UN, CTAD ये सब का जो मुख्यालय है वो जिनेवा में स्थित है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं रोम की, तो रोम से याद रखिएगा जो खाद्य एवं कृषि संगठन है उसका हेडक्वार्टर जो है वो रोम में है। लंदन की अगर बात करते हैं तो कॉमनवेल्थ एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में है। नैरोबी की अगर बात करते हैं तो UNEP यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का जो मुख्यालय है वो नैरोबी में स्थित है। नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित में से किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को बुरी तरह से परास्त किया था? तो अंग्रेज जो है वो फ्रांसीसियों को बुरी तरह से परास्त किया था बॉन्डीवॉस के युद्ध 1760 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बॉन्डीवॉस का युद्ध 1760। वहीं अगर हम लोग पलासी के युद्ध की बात करते हैं तो पलासी का युद्ध हुआ था 1757 में। रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था और जो नवाब का सेनापति था मीर जाफर, उसके धोखाधड़ी के कारण नवाब जो है वो हार जाता है। नेक्स्ट हमारा कि ब्लैक होल की घटना कहाँ घटित हुई थी? तो ब्लैक होल की घटना की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह घटित हुआ था कलकत्ता में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और कब घटित हुआ था? 1756 में। और इसी घटना में हुआ क्या था कि 146 लोगों को एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया गया था और अगली सुबह फिर उसमें से 23 व्यक्ति ही जिंदा बचे थे। देखिए यहाँ मुर्शिदाबाद और मुंगेर से एक चीज़ याद रखिएगा, जो मीर कासिम था वो अपनी राजधानी जो था वो मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था। नेक्स्ट हमारा कि भारतीय सिविल सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो भारतीय सिविल सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले जो प्रथम भारतीय थे वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सत्येंद्र नाथ टैगोर। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी की, तो इनसे याद रखिएगा यह कांग्रेस के 11वां अधिवेशन जो कि 1895 में पुणे में हुआ था उसकी अध्यक्षता किए थे और इन्हें बिना ताज का बादशाह भी कहा जाता है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस की, तो इन्हें याद रखिएगा इन्होंने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक और 1943 में आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की थी और इन्हें नेताजी की उपाधि जो है वो एडॉल्फ हिटलर के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट हमारा कि शीत युद्ध से क्या अभिप्राय है? तो पूर्व एवं पश्चिम के बीच तनाव, बिल्कुल सही है। पूंजीवादी तथा साम्यवादी देशों के बीच वैचारिक दुश्मनी, बिल्कुल सही है। महाशक्तियों के मध्य तनाव, ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। शीत युद्ध जो था वो 1947 में शुरू हुआ था और सोवियत संघ रूस के विघटन के बाद 1991 में समाप्त हुआ था। नेक्स्ट हमारा कि ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में कब अपनाया गया था? तो देखिए जब लॉर्ड कर्जन जो था वो बंगाल विभाजन का घोषणा कर देता है और उसके बाद फिर 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की घोषणा होती है और इसी दिन ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1905 में। वहीं अगर हम लोग 1893 की बात करते हैं तो 1893 से याद रखिएगा 1893 से कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे। 1907 की अगर बात करते हैं तो कांग्रेस का सूरत अधिवेशन याद रखिएगा, जिसमें कांग्रेस जो था वो नरम दल और गरम दल के 2 भागों में विभाजित हो गया था, जिसकी अध्यक्षता जो है वो रास बिहारी घोष के द्वारा किया गया था। 1920 में याद रखिएगा कि रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन के उत्तर में असहयोग आंदोलन जो था वो गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था।
नेक्स्ट हमारा कि अगस्त 1947 में स्वतंत्रता दिवस के समारोह में से निम्न में से कौन नेता उपस्थित नहीं था। तो कौन नहीं थे? महात्मा गांधी उपस्थित नहीं थे, क्योंकि महात्मा गांधी जो थे वो बंगाल के नोआखली में होने वाले सांप्रदायिक दंगे को शांत करा रहे थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। नेक्स्ट हमारा कि संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया गया था। तो देखिए, उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया था 13 सितंबर 1946 को, और इसको स्वीकार कर लिया गया था 22 जनवरी 1947 को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 22 जनवरी 1947 को। नेक्स्ट हमारा कि ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था। तो ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का जो गठन है वो 1927 में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1927 में। 1936 से एक चीज़ याद रखिएगा, जो स्वतंत्र श्रमिक पार्टी थी जिसकी जिसकी स्थापना बी आर अम्बेडकर के द्वारा किया गया था, वो 1936 में ही किया गया था। नेक्स्ट हमारा कि किस स्थान से एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल के साक्ष्य प्राप्त हुए। तो ये हुआ है दमदमा से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दमदमा। वहीं अगर हम लोग बुर्ज होम की बात करते हैं तो बुर्ज होम से याद रखिएगा, यहाँ से घूसे रंग के बर्तन का साक्ष्य मिला है। और अगर हम लोग कालीबंगन की बात करते हैं तो यहाँ से याद रखिएगा, यहाँ से जूते हुए खेत और नक्शेदार ईंट प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ किया गया था। तो ये किया गया था हमारा प्यारा देश भारत में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। लेकिन अभी अगर कपास के उत्पादक पूछ ले तो अभी कपास का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो है चीन, और सबसे बड़ा उत्पादक राज्य अगर पूछ ले तब आंसर है गुजरात। नेक्स्ट है हमारा कि उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं था, ये पूछ रहा है। ठीक है, देखिए पुरु तो था, यदु भी था, तुर्बुस भी था, किकट नहीं था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जी, किकट। नेक्स्ट हमारा कि प्राचीन भारत में निम्न में से किसने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलवाए थे। तो प्राचीन भारत में सबसे शुद्ध नियमित रूप से सिक्के जो है वो कुषाणों के द्वारा चलवाया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुषाण के द्वारा। लेकिन अगर पूछ दे कि सर्वप्रथम भारत में सोने के सिक्के किसके द्वारा चलाए गए थे, तब हिंद यूनानियों शासकों के द्वारा चलाया गया था। और सबसे ज़्यादा मात्राओं में सिक्का चलाया गया था गुप्त शासकों के दौरान में। और सातवाहन वंश से याद रखिएगा, सातवाहन जो था वो सीसा का सिक्का चलाया था। नेक्स्ट हमारा कि गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी। तो गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर जो थी वो 1/6 थी। गुप्त वंश की अगर बात करते हैं तो इसकी स्थापना जो है वो श्रीगुप्त के द्वारा किया जाता है, और इस वंश का जो सबसे प्रतापी शासक था वो था चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट है हमारा कि आज़ादी, फ्रीडम, फैसिज्म, फिक्शन पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक है अरुंधति रॉय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय की और भी बहुत सारी पुस्तक है, जैसे माई सेडिशियल हट, द एंड ऑफ इमेजिनेशन, द कॉस्ट ऑफ लिविंग, द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग। ये सब पुस्तक जो है वो अरुंधति रॉय की पुस्तक है। वहीं अगर हम लोग विकास खन्ना की बात करते हैं तो विकास खन्ना से एक पुस्तक के नाम याद रखिएगा, किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। और रोमिला थापर से याद रखिएगा, वॉइस ऑफ डिसेंट, ये इनकी पुस्तक है। नेक्स्ट हमारा कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान क्या है। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान जो है वो है 48, और प्रथम स्थान पर है स्विट्जरलैंड। और यह जो इंडेक्स है वो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट हमारा कि विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व रक्तदान दिवस जो है वो 14 जून को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 14 जून। और 2020 में जो विश्व रक्तदान दिवस का जो विषय था वो था सेफ ब्लड सेव लाइफ्स। वहीं अगर हम लोग 1 जून की बात करते हैं तो 1 जून को मनाया जाता है विश्व दुग्ध दिवस, और 3 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस। नेक्स्ट हमारा कि आरबीआई के चौथे डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया। देखिए आरबीआई में 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, जिसमें चौथे डिप्टी गवर्नर जो है वो एम राजेश्वर राय को बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, एम राजेश्वर राय। और 3 के नाम भी याद रखिएगा, और 3 के नाम है महेश कुमार जैन, विभू प्रसाद कानूनगो और माइकल देवव्रत पात्रा। वहीं अगर हम लोग गवर्नर की बात करते हैं तो 25 में गवर्नर है शक्तिकांत दास, और मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं सुधा बालकृष्णन। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन जो है वो मोरक्को की राजधानी है। तो मोरक्को की राजधानी की अगर हम लोग बात करते हैं तो है रबात। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोरक्को जो है वो एक अफ्रीकी देश है। वहीं अगर हम लोग अबूजा की बात करते हैं तो अबूजा से याद रखिएगा नाइजीरिया। इसकी काहिरा की अगर बात करते हैं तो ये इजिप्ट की राजधानी है, और प्रेटियो की अगर बात करते हैं तो ये साउथ अफ्रीका की राजधानी है। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में ब्लूमबर्ग के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं। तो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति जो ब्लूमबर्ग के अनुसार बने हैं वो है एलन मस्क। एलन मस्क कौन है? ये
टेस्ला एक कंपनी है और एक कंपनी है स्पेसएक्स। इन दोनों के सीईओ हैं एलन मस्क और यही जो है वो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। पहले आप लोगों ने सुना होगा कि जेफ बेजोस हैं, तो अब ये जेफ बेजोस को पीछे छोड़ के एलन मस्क जो है वो बन गए हैं। ब्लूमबर्ग की अगर बात करते हैं तो इसकी स्थापना जो है वो 1981 में हुआ है और इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क में स्थित है। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में किस राज्य में देश का पहला फायर पार्क का उद्घाटन किया गया है। तो देश में पहला फायर पार्क का जो उद्घाटन है वो उड़ीसा के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। और भी कुछ पार्क याद रखिएगा, जैसे भारत का पहला टायर पार्क पूछ ले तो पश्चिम बंगाल, भारत का पहला लाइकन पार्क पूछ ले तो उत्तराखंड। उड़ीसा से याद रखिएगा, उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। यहाँ के कुछ योजनाएं का नाम भी याद रखिएगा, जैसे मो प्रतिभा योजना, सुजल योजना, गरिमा योजना, बलराम योजना। ये सब योजना जो है वो उड़ीसा सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में किस राज्य ने बर्ड फ्लू को राज्य आपदा घोषित किया है। तो बर्ड फ्लू को राज्य आपदा घोषित करने वाला जो राज्य है वो है केरल। केरल से एक चीज़ और याद रखिएगा, भारत में जो कोरोना वायरस का पहला मामला भी है वो भी केरल में दर्ज किया गया था। केरल से और याद रखिएगा, केरल में एक थुम्बी महोत्सव मनाया जाता है। बर्ड फ्लू से एक चीज़ और याद रखिएगा, बर्ड फ्लू जो है वो H5N1 वायरस के द्वारा फैलता है। नेक्स्ट हमारा कि किस राज्य सरकार ने भूमि और संपत्ति पंजीकरण के लिए धरनी वेब पोर्टल शुरू किया है। तो धरनी वेब पोर्टल जो है वो शुरू किया गया है तेलंगाना सरकार के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना। और राज्य सरकार जो है वो अब इस वेब पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण और म्यूटेशन सहित सभी संपत्ति लेन देन का ब्यौरा करेगी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री का नाम है चंद्रशेखर राव। तेलंगाना से और याद रखिएगा, रायतु बंधु योजना, स्त्री कार्यक्रम, कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 80, कह रहा है गोवा के पूर्व राज्यपाल का नाम बताइए जिनका निधन नवंबर 2020 में हुआ है और उनका संबंध बिहार से था। तो वो ये बात कर रहा है मृदुला सिन्हा की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। गोवा की अगर बात करते हैं तो गोवा की अभी राजधानी है पणजी। यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है प्रमोद सावंत और यहाँ के गवर्नर का नाम है भगत सिंह कोश्यारी, जिनको की अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। नेक्स्ट हमारा कि किस राज्य के ग्रीन एवं व्हाइट टी को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो ग्रीन एवं व्हाइट टी को जीआई टैग प्रदान किया गया है, जो कि कहाँ का है, पश्चिम बंगाल का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल। भारत का जो पहला जीआई टैग है वो दार्जिलिंग की चाय को 2004-05 में दिया गया था और इसका पंजीकरण जो होता है वो 10 वर्षों तक मान्य होता है। वहीं अगर हम लोग असम की बात करते हैं तो असम से याद रखिएगा, बोकासोल चावल और तेजपुर लीची को जीआई टैग मिला हुआ है। और सिक्किम की बात करते हैं तो सिक्किम से याद रखिएगा, डले खुरसानी जो कि एक मशहूर मिर्च का प्रकार है, इसको जीआई टैग मिला हुआ है। नेक्स्ट हमारा कि किस राज्य में देश का पहला अपशिष्ट पोर्टल शुरुआत किया गया है। तो देश का पहला अपशिष्ट पोर्टल जो है वो तमिलनाडु में शुरुआत किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। तमिलनाडु से और भी याद रखिएगा, एक यहाँ से एक योजना स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना जो कि तमिलनाडु सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का नाम है के पलानीस्वामी और यहाँ के गवर्नर का नाम है बनवारी लाल पुरोहित। नेक्स्ट हमारा कि किस राज्य सरकार ने साइबर सेफ वुमेन पहल लॉन्च किया है। तो साइबर सेफ वुमेन पहल जो है वो लॉन्च किया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र सरकार। इसके तहत साइबर सुरक्षा को लेकर महिलाओं को शिक्षित करने में मदद मिलेगी तथा साइबर अपराध के बढ़ते मामलों पर अंकुश लगेगा। वहीं महाराष्ट्र की अगर बात करते हैं तो महाराष्ट्र से और भी कुछ योजनाएं याद रखिएगा, जैसे शिव भोजन थाली योजना, प्रोजेक्ट चूल्हा, माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। और महाराष्ट्र सरकार ने एक पोर्टल भी लॉन्च किया है जिसका नाम है महा रोजगार पोर्टल। नेक्स्ट हमारा कि किस भारतीय हस्ती को IAAF यानी कि इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलीट्स फेडरेशन, इसको अब वर्ल्ड एथलीट्स के नाम से जाना जाता है, IAAF को वेटरन पिन सम्मान से सम्मानित किया गया। तो वेटरन पिन सम्मान से सम्मानित किया गया है पीटी ऊषा को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पीटी ऊषा। IAAF की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1912 में, इसका हेडक्वार्टर जो है वो है मोनाको में। नेक्स्ट हमारा कि किस उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने राज्य में मंदिरों के जानवरों और पक्षियों की बलि देने की परंपरा पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये लगा दिया है त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, त्रिपुरा उच्च न्यायालय। और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश का नाम है अब्दुल हामिद कुरैशी। अदालत जो त्रिपुरा उच्च न्यायालय है वो ये कहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जानवरों को भी जीवन के मौलिक अधिकार है और इसलिए किसी को भी राज्य के अंदर या किसी को भी मंदिर के प्रांगण में पशु पक्षी की बलि देने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट है हमारा कि किस राज्य के नोंगपोक सिकमाई पुलिस स्टेशन को भारत का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन चुना गया है। तो ये किस राज्य का है, यह है मणिपुर के एक थैबोल जिला है, उसी का ये पुलिस स्टेशन है नोंगपोक जिला। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और दूसरा स्थान अगर पूछ दे तो तमिलनाडु के सेलम सूरमंगलम पुलिस स्टेशन को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है।
अगर हम लोग बात करते हैं मणिपुर की, तो मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है बीरेन सिंह, यहाँ के गवर्नर का नाम है नजमा हेपतुल्ला और अभी यहाँ 8वां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का समापन किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 87, कह रहा है पूर्वोत्तर भारत में पहले गाय अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो पहले गाय अस्पताल का उद्घाटन जो है वो असम के डिब्रूगढ़ में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, असम के डिब्रूगढ़ में। यहाँ के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी और यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है सर्बानंद सोनोवाल। असम जो है वो चाय और प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। असम में अम्बुचाची मेला और कातू बिहू त्यौहार मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने पानी और मिट्टी के टेस्टिंग करने के लिए कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत की है। तो ये शुरुआत करने वाला जो राज्य है वो है कर्नाटक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। इस पहल का जो उद्देश्य है वो कृषि क्षेत्रों में प्रयोगशालाओं को ले जाने के लिए स्थितियों का अध्ययन करना और कीट नियंत्रण, मृदा की उर्वरता, मातम और उपयुक्त फसलों के बारे में मौजूदा परिस्थितियों में किसानों की ज़रूरतों को संबोधित करना, ताकि किसानों को उनकी कृषि तकनीकों के लिए सहायता मिल सके। वहीं अगर हम लोग कर्नाटक की बात करते हैं तो कर्नाटक से कुछ योजनाएं और भी याद रखिएगा, जैसे प्राणवायु कार्यक्रम, जनसेवक योजना, नेकर सम्मान योजना, राज्य स्वास्थ्य रजिस्टर परियोजना। कर्नाटक जो है वो मक्का, कॉफ़ी, सूरजमुखी और सोना का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। कर्नाटक में एक उत्सव मनाया जाता है, करावली उत्सव। नेक्स्ट हमारा जनवरी 2021 में मनीष चौहान को किस देश का राजदूत नियुक्त किया गया है। तो मनीष चौहान की अगर हम लोग बात करते हैं तो इनको पुर्तगाल में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगाल। पुर्तगाल जो है वो एक साउदर्न यूरोपियन कंट्री है जिसकी राजधानी है लिस्बॉन। नेक्स्ट हमारा वर्ल्ड सिटीज सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ किया गया। तो वर्ल्ड सिटी सम्मेलन 2020 का जो आयोजन है वो सिंगापुर में किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिंगापुर। और जो विषय था वो था लाइवेबल एंड सस्टेनेबल सिटीज एडेप्टिंग टू ए डिस्प्यूटेड वर्ल्ड। अगर हम लोग बात करते हैं सिंगापुर की, तो सिंगापुर से कुछ चीज़ें याद रखिएगा, जो एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूचकांक, मानव पूंजी सूचकांक 2020, ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2020, ये सब में सिंगापुर जो है वो प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट है हमारा कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2021 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2021 का आयोजन जो है वो भारत में किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत में किया जाएगा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत जो है वो प्रथम बार 1998 में किया गया था। और भी कुछ चीज़ें याद रखिएगा, जैसे 13वां विश्व कप क्रिकेट जो है वो 2023 में भारत में खेला जाएगा। 14वां विश्व कप क्रिकेट जो है वो 2027 में दक्षिण अफ्रीका में खेला जाएगा। 7वां पुरुष T20 विश्व कप जो है वो 2021 में भारत में खेला जाएगा। नेक्स्ट हमारा कि इसरो द्वारा भारत में मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र HSFC कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो ये किया जाएगा कर्नाटक में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक में। इसरो की अगर बात करते हैं तो इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो स्थापना है वो 1969 में किया गया है और इसके अभी तत्कालीन चेयरमैन है के सिवन। नेक्स्ट हमारा स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020 के अनुसार 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर में सबसे स्वच्छ शहर कौन है। तो सबसे स्वच्छ शहर है इंदौर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंदौर। इंदौर जो है वो लगातार चौथी बार इस स्थान पर है। द्वितीय स्थान पर है सूरत, तृतीय स्थान पर है नवी मुंबई और बिहार का जो पटना है वो सबसे नीचे यानी कि 47वें स्थान पर है। देखिए, ये जो स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट है इसको जारी करता है आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है और यह जो था वो स्वच्छ सर्वेक्षण का 5वां संस्करण था। और चीज़ें याद रखिएगा, गंगा नदी के तट पर बसे शहरों में वाराणसी को सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार दिया गया है और नई दिल्ली को देश की सबसे स्वच्छ राजधानी शहर घोषित किया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2019-20 में प्रथम स्थान किस राज्य को मिला है। तो ये मिला है केरल को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केरल। वहीं द्वितीय स्थान पूछ ले तब मिला है हिमाचल प्रदेश को और सबसे लास्ट यानी अंतिम स्थान मिला है बिहार को। यह जो है सतत विकास लक्ष्य सूचकांक जो है नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। देखिए नीति आयोग के द्वारा और भी कुछ सूचकांक जारी किए जाते हैं, जैसे निर्यात तत्परता सूचकांक 2020, जिसमें प्रथम स्थान पर है गुजरात, द्वितीय पर महाराष्ट्र, तीसरे पर तमिलनाडु। फिर एक जारी किया जाता है स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार 2020, जिसमें प्रथम स्थान पर है तमिलनाडु।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार वर्ष 2019 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई दर क्या थी। देखिए ये तो थी 4.1%, लेकिन ये पूछ रहा है 2019-20 का, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है। अब 2020-21 का बात आपको याद रखना होगा। तो 2020-21 के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर है 6.6% और थोक मूल्य सूचकांक पर है -0.1%। देखिए आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमिक सर्वे का जो वीडियो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर आप नहीं देखें तो जाकर देख लीजिए, क्योंकि आर्थिक सर्वेक्षण जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आप अपने एग्जाम में उम्मीद रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि VGA से तात्पर्य है। तो VGA का तात्पर्य जो है वो वीडियो ग्राफिक्स एरे से है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन जो है वो सही सुमेलित है। यहाँ पूछ रहा कौन सा जो है वो सही सुमेलित है। देखिए अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ गेटवे ऑफ इंडिया जो है वो मुंबई जो है वो सही सुमेलित है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई का जो निर्माण है वो ब्रिटिश सरकार द्वारा वर्ष 1911 में जॉर्ज पंचम के स्वागत के लिए करवाया गया था। वहीं अगर हम लोग मीनाक्षी मंदिर की अगर बात करते हैं तो मीनाक्षी मंदिर जो है वो त्रिवेंद्रपुरम में नहीं है, ये मदुरै तमिलनाडु राज्य में स्थित है और यह जो है वो भगवान शिव का मंदिर है। वहीं अगर हम लोग पुराना किला की बात करते हैं तो ये आगरा में नहीं स्थित है, ये नई दिल्ली में यमुना नदी के किनारे स्थित है और इस किले का जो निर्माण है वो शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट हमारा भारत का पहला समुद्री संग्रहालय कहाँ खोला जाएगा। तो भारत का जो पहला समुद्री संग्रहालय है वो गुजरात में खोला जाएगा और किसके सहयोग से, तो पुर्तगाल सरकार के सहयोग से खोला जाएगा। गुजरात से एक चीज़ याद रखिएगा, गुजरात जो है वो मूंगफली और कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। यह जो समुद्री संग्रहालय है इसका उद्देश्य जो है वो समुद्री पुरातत्व को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट हमारा संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन UNIDO का मुख्यालय कहाँ स्थित है, मतलब यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो मुख्यालय है वो वियना ऑस्ट्रिया में स्थित है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वियना ऑस्ट्रिया में, और इसकी स्थापना जो है वो 1966 में की गई थी। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं और ऑप्शंस की, तो जिनेवा से याद रखिएगा, जिनेवा में ILO, WHO, UNHCR, UNCTAD, UNHCR, WTO ये सब का मुख्यालय जो है वो है जिनेवा में। पेरिस की बात करते हैं तो पेरिस से याद रखिएगा यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस में, और रोम से याद रखिएगा खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO का मुख्यालय है रोम में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके 6 अंग हैं, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। वो 6 अंग कौन कौन से हैं, महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। संयुक्त राष्ट्र की अगर बात करते हैं तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना जो है वो 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था। इसका मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क में है और टोटल मेंबर कंट्री है 193 और 193वां जो कंट्री है वो है दक्षिण सूडान और यहाँ के हेड का नाम है एंटोनियो गुटेरस। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दें। आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।